हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि सुपोषी पोषण की हमने बात की थी, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हेटेरोटॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे, यानी कि हम परपोषी पोषण के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ह्यूमंस में जो पोषण है वो किस प्रकार से होता है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के क्या क्या मेन इवेंट्स होते हैं या आपने जाना, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल आपने जाना, साथ ही आपने यहाँ पे देखा जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे बात की थी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो यहाँ पे दो पार्ट में पूरा होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में। हमने कहा जो पत्ती है, पत्ती में अलग अलग प्रकार के आपने सेल दिखे, आपने देखा एपिडर्मिस होती है, फिर हमने देखा मीजोफिल सेल्स होती हैं दो प्रकार की, जिसमें हमने पैलिसेड देखा जिसमें क्लोरोफिल था, और दूसरा हमने स्पॉन्जी पैरेन्काइमा देखा। फिर हमने कहा कि लोअर एपिडर्मिस होती है और अपर और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि वैक्सी होती है। ठीक है, अब हमने कहा कि एक हमारे पास क्या आती है, मेसोफिल सेल आती है। कहाँ पे होती है? अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, अब आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है लीफ में वो कहाँ होती है। आपको पता है कहाँ पे होती है, मेसोफिल सेल्स में होती है। ठीक है, मेसोफिल सेल्स को जब आप देखेंगे आपको इस प्रकार से कुछ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं। थैलाकॉइड कहते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारी रिंग क्या होती हैं, आपस में इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं। एक रिंग ये बन गई है, एक रिंग ये बन जाती है, और इसमें भी क्या होते हैं, यहाँ पे रिंग होते हैं। तो यहाँ पे जो पूरी रिंग्स हैं, इस प्रकार से हमने कहा ये जो पूरी रिंग्स हैं इन्हें हमने यहाँ पे क्या कहा, ग्रैनम कहा। और दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, हमने दोनों को मिला के क्या कर दिया है, ग्रैना कह दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती हैं, ये बीच से इस प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतना आपको पता है कि क्लोरोफिल वाला पोर्शन क्या है। अब ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन होती है वो इस वाले पोर्शन में होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो इस वाले पोर्शन में होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अब यहाँ पे बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है और डार्क रिएक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन की, तो ये क्या होते हैं, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये पता है कि थैलाकॉइड में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। दो प्रकार के प्लास्टिड की जब आपने बात की, जब आपने प्लास्टिड की बात की तो मेनली दो प्रकार के हमने प्लास्टिड की बात की। हमने कहा क्लोरोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, जो पिगमेंट होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हमने कहा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा थैलाकॉइड में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है। तो आपने क्या जाना, लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, हमने कहा कि
जो थैलाकॉइड्स हैं थैलाकॉइड्स में हो रही हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जबकि जो यहाँ पे डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है, ठीक है। ये जो आपको खाली पोर्शन पूरा दिखाई दे रहा है, पूरे को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। पूरा जो आपको खाली पोर्शन दिखाई दे रहा है स्ट्रोमा, यानी इन बंडल के अलावा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो स्ट्रोमा है। और आपको पता है कि ये क्या है, पूरी एक लीफ के बारे में बात हो रही है। इस प्रकार से ये एक लीफ के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा कि जो यहाँ पे लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सनलाइट यहाँ पे चाहिए होगी। क्या होगा लाइट रिएक्शन में, सनलाइट यहाँ पे क्या हो रही है, आ रही है, ठीक है। जबकि डार्क रिएक्शन में सनलाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, नाम ही हमें बता रहा है। नाम क्या हमें बता रहा है कि जो डार्क रिएक्शन है उसमें डार्क यानी कि वहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं है, तो जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट के एब्सेंस में यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, आपको पता है कि लाइट रिएक्शन में यहाँ पे क्लोरोफिल इन्वॉल्व होगा। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, क्लोरोफिल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल इन्वॉल्व होता है। जबकि अगर डार्क रिएक्शन की बात की जाए, हमने कहा नो पिगमेंट, ठीक है, नो पिगमेंट। अब अगर डार्क रिएक्शन की बात करें, हमने कहा कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं क्या होते हैं, तो आपके पास क्या आया है, क्लोरोफिल ए, बी, और इसके अलावा दो और पिगमेंट हमारे पास आते हैं। आगे जाके देखेंगे कि वो दो पिगमेंट कौन से होते हैं। अभी के लिए आपने क्या समझा है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड्स में हो रही है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है, ठीक है। अब हमने कहा कि लाइट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, सनलाइट की आवश्यकता होती है, जबकि डार्क रिएक्शन के लिए किसी भी यहाँ पे लाइट की आवश्यकता नहीं है। डार्क रिएक्शन में कोई पिगमेंट नहीं है, जबकि लाइट रिएक्शन में यहाँ पे पिगमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती हैं, PS2 और PS1 होते हैं। तो यानी कि फोटो सिस्टम की यहाँ पे बात आती है। फोटो सिस्टम को जब आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे तब आप फोटो सिस्टम के बारे में यहाँ पे जानेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। हमने कहा ATP और इसका फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे डार्क रिएक्शन में, तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन बनेगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, पहले लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है। पहले क्या होता है, लाइट रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होगा, NADPH का फॉर्मेशन होगा। अब इस ATP और NADPH का जो यूज है वो किस में होगा, डार्क रिएक्शन में इसका यूज होता है। कैसे होता है, ग्लूकोज को बनाने में, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज जब बना तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत बार बताया गया है, 6,6H12O6। अब यहाँ पे क्या आता है कि साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे क्या 6 साइकिल चलेंगे, और 6 साइकिल में क्या होगा, वहाँ पे जो कार्बन का नंबर है वो 6 होगा, हाइड्रोजन का नंबर 12 होगा, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 6 हो जाता है। इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यह लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का बेसिक सा आइडिया आपके पास आया है। आप क्या करेंगे, जब हायर क्लासेस में जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। आप जब बात करेंगे लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, डार्क रिएक्शन में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो क्या है, मिलकर के हो रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। साथ ही फोटो सिस्टम के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पे एंटीना आप देखेंगे, एंटीना एक जाल सा बनता है, वहाँ पे क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो पास होती है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का एक जनरल सा आइडिया यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने क्या बात की है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हमने बात की है, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, प्लांट्स के बारे में पढ़ा और आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण में क्या हो रहा होगा। हमने कहा परपोषी पोषण में यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो क्या कर रहे हैं,
अपनी कच्ची सामग्री को किसी भी जीव या किसी पादप से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है? परपोषी पोषण की बात हो रही है। अब परपोषी पोषण किस पे निर्भर होता है? या तो पादप पे या किसी जंतु पे। ठीक है, यानी अगर कच्ची सामग्री अगर इन्हें लेनी है तो या तो पादप से लेंगे या तो जंतु से लेंगे। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स का जो हर एक पार्ट है वो क्या करता है? भोजन को प्रोवाइड करता है। कौन कौन से वो पार्ट होते हैं? हमने कहा लीफ, हमने कहा सीड, हमने कहा स्टेम। ठीक है, हमने कहा फ्लावर। तो यहाँ पे क्या है? अलग अलग जो पार्ट है वो क्या कर रहे हैं? एज अ फूड यूज यहाँ पे होते हैं। हमने यहाँ पे जो रूट होती है, रूट को भी हम क्या करते हैं? एज अ फूड यूज कर रहे हैं। तो प्लांट का हर एक पार्ट, चाहे वो रूट है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो यहाँ पे क्या है फ्लावर है, चाहे वो लीफ है, सीड है, सारी ही चीजें क्या हो रही हैं? हम एज अ फूड यहाँ पे ले रहे हैं। और छोटी क्लासेस में आपको ये भी बताया है, एग्जाम्पल दीजिए कि कौन सी ऐसी लीफ है जिसे हम क्या करते हैं? खाते हैं। सीड में आपको बहुत सारे सीड मिल जाएंगे। ठीक है, जितनी भी दालें हम खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं। स्टेम का आपके पास एग्जाम्पल आते हैं कि एग्जाम्पल दीजिए कि कौन सा स्टेम हम खा रहे हैं। फ्लावर का एग्जाम्पल दीजिए, रूट का एग्जाम्पल दीजिए कि कौन कौन से हम यहाँ पे खा रहे हैं। अगर जंतु की बात करें, हमने कहा चाहे आप मिल्क यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? एग यहाँ पे ले रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो मांस है उसे आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो हनी है, शहद आप यूज कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप क्या कर रहे हैं? जंतु से प्राप्त कर रहे हैं। जो दूध से बनने वाले जो भी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उसमें दही आता है, मक्खन आता है, छाछ आती है, स्वीट आती है, सारी चीजें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं? हमने कहा जंतु से प्राप्त हो रही हैं। इतना आप जानते हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो हम कहाँ से ले रहे हैं? या तो प्लांट से ले रहे हैं या तो एनिमल से ले रहे हैं। इसीलिए हम क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, आप पोषण को जानते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्यों ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। ठीक है, कौन से पोषक तत्व की हमें आवश्यकता होती है? हमने कहा सारे ही पोषक तत्व हमें चाहिए, चाहे आप बात करें यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो की। तो पोषण के लिए दोनों ही प्रकार की चाहिए। हमने कहा माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या आपको बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने क्या कहा था कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में होती है। किसके कंपैरिजन में? जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं इनकी आवश्यकता हमें क्या होती है? अधिक मात्रा में होती है। कैसे हम यहाँ पे इन्हें अपने भोजन से लेते हैं? हमने कहा कि भोजन को हम ग्रहण करेंगे और भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। क्या होगा? डाइजेशन होगा। और जब भोजन का डाइजेशन होगा तो तब हमें सारे जो पोषक तत्व हैं वो मिल जाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर भोजन का पाचन कैसे होता है? अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होगा। तो पाचन को पढ़ने के लिए जब आप पढ़ेंगे ह्यूमंस में या मनुष्य में पाचन पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि पाचन तंत्र किससे मिलके बना है। आपने पढ़ा सेल के बारे में। ठीक है, आपने क्या पढ़ा? सेल के बारे में। और सेल से हमने क्या कहा? टिश्यू बनता है। टिश्यू से हमने कहा ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से हमने कहा ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से हमने कहा बॉडी बनती है। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र पढ़ना है। कौन सा अंग तंत्र पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? पोषण पढ़ना है कि पोषण किस प्रकार से हो रहा है। पोषण पढ़ने के लिए हमें पोषण का हमने क्या कहा था? हमने कहा था पोषण में क्या हो रहा है? हमने कहा हमने भोजन को क्या क्या भोजन ग्रहण करने की विधि क्या बोला जा रहा है? भोजन ग्रहण करने की विधि, उससे ऊर्जा प्राप्त करने और उस ऊर्जा का उपयोग करने की विधि। तो अगर आपको क्या करना है? पोषण पढ़ना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? भोजन ग्रहण करने की जो विधि है उसे देखेंगे। ठीक है, ग्रहण करने की क्या देखेंगे आप? विधि देखेंगे यहाँ पे।
ठीक है, भोजन ग्रहण करने की विधि हमने देख ली। हमने कहा भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, भोजन का पहले क्या होगा, पाचन होगा। ठीक है, तो भोजन से ऊर्जा यहाँ पे कैसे बनी, जब उसका पाचन हुआ। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, भोजन ग्रहण करने की विधि क्या थी, पाचन कैसे हुआ, वो हमें पढ़ना है। अब ये जो प्रोसेस हो रही है, जो पोषण संबंधी प्रक्रिया हो रही है, एक ऑर्गन सिस्टम में हो रही है, एक अंग तंत्र में हो रही है। अंग तंत्र का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गन होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, अंग होंगे। ठीक है, किसी एक अंग के द्वारा यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया नहीं हो रही होगी, अलग अलग अंग यहाँ पे होंगे। आप कहते हैं पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब होता है कि वहां पे क्या होते हैं, एक से अधिक अंग शामिल होते हैं और सारे ही अंग मिलकर के एक पर्टिकुलर काम को कर रहे होते हैं। यानी कि सारे अंग मिलकर के क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम सुना है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सुना है, यानी कि श्वसन तंत्र सुना है, आपने उत्सर्जन तंत्र सुना है, ठीक है, आपने प्रजनन तंत्र सुना है। तो क्या होते हैं, नाम बताया जा रहा है डाइजेस्टिव, यानी कि वो सिस्टम, वो तंत्र जो कि पाचन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। वो सिस्टम जो श्वसन की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है कि हम सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने अच्छे से पढ़ा है सेल, आपने टिश्यू पढ़ा है, टिश्यू से क्या बन रहे हैं, ऑर्गन बन रहे हैं, और अलग अलग ऑर्गन को मिलाकर के ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। अब पोषण को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है और उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। क्योंकि जब तक आपने ऑर्गन के बारे में नहीं समझा, आप ये रिलेट नहीं कर पाएंगे कि इस पार्ट में क्या हो रहा होगा। अभी तक अगर आपसे कहा जाए कि पाचन तंत्र क्या है, आप पाचन तंत्र को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको और इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन कर दिया जाए कि ये बताइए कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, तो किन किन अंगों द्वारा खाते हैं, तब शायद आप एक आध अंग का नाम बता देंगे, लेकिन फिर भी आपको पूरे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनके नाम नहीं आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है। चलिए, तो डाइजेशन के बारे में आपको क्या चीजें बताई गई हैं, आपने क्या पढ़ा, आपने कहा डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्यों में पाचन किस प्रकार से हो रहा है। आपने कहा द फूड कंपोनेंट्स पास थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल एंड गेट डाइजेस्टेड इन ईच कंपार्टमेंट। यहाँ पे आपको एक कैनाल के बारे में हम बात करेंगे। आपको ये सारे क्या बताए गए हैं, सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बताए गए हैं। साथ में आपको एक इमेज भी दिखाई जा रही है, जहाँ पे आप देख रहे हैं मुख से लेकर के और एनस तक आपको कुछ ऑर्गन्स बताए गए हैं। पूरी क्या होती है, कैनाल होती है। आगे जाके आप पढ़ेंगे इस पूरी कैनाल को हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं। तो आपको ये बताया जाता है कि जो भोजन है इस पूरी कैनाल के थ्रू यहाँ से गुजरता है, पूरी कैनाल से गुजरेगा। और जब ये क्या होगा, अलग अलग ऑर्गन से गुजरेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, भोजन का पाचन होता चला जाएगा। ठीक है, आप जब अलग अलग पार्ट को पढ़ेंगे, आपने देखा पहले ऑर्गन में किसी चीज का पाचन हो रहा है, उससे आगे भोजन गया, वहां पे पाचन हुआ, उससे आगे भोजन गया, उस वहां पे भी पाचन हुआ। यानी कि पाचन का क्या होता है, धीरे धीरे भोजन का क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे पाचन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा एक कैनाल के थ्रू भोजन गुजरता है और भोजन के जो अलग अलग तत्व होते हैं उनका यहाँ पे पाचन होता है। दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री कैनाल। क्या कह रहे हैं इसे, एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं। किसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, अभी और अच्छे से समझेंगे। हमने कहा इट इज द ट्रैक और कैनाल रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ह्यूमन बीइंग वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ठीक है, ये कह रहे हैं कैनाल शुरू होती है हमारे मुख से लेकर के एनस तक। पूरी कैनाल को हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह दे रहे हैं। ठीक है, अब इस एलिमेंट्री कैनाल में पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा। अब अवशोषण क्या होता है, आगे जाके और अच्छे से हम क्या करेंगे, इसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, अवशोषण किसे कहते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। अब बात चल रही है एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं, हमने कहा हमारे मुख से लेकर के एनस तक कुछ पार्ट्स आते हैं जो क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे भोजन का पाचन कर रहे होंगे। कौन कौन से होंगे, हमने कहा सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारा मुख आता है, और मुख के अंदर क्या आती है, मुख गुहा आती है। ठीक है, क्या बात की, हमने कहा सबसे पहले हमारे पास क्या है, मुख गुहा आएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। उसके बाद कहाँ पे है बक्कल कैविटी, आपको दिखाई गई है, ये आपका मुख है। यहाँ पे क्या बनाई गई है, एक मनुष्य की फोटो यहाँ पे लगाई गई है, उसका मुख आपको बताया गया है। ठीक है, मुख आ गया है।
मुख के बाद आपको एक नली दिखाई दे रही है, ट्यूब जैसी संरचना दिखाई दे रही है। क्या होती है ये संरचना? हम इसे कहते हैं भोजन नली। क्यों भोजन नली कहा जा रहा है? क्योंकि भोजन इस नली से गुजरता है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? भोजन नली कह रहे हैं। तो लिख लेते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? भोजन नली। अब इस भोजन नली को एक और चीज कहते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? इसोफिगस कह रहे हैं। भोजन नली को फूड पाइप कहते हैं, ये आपको पता है, और इसे हम क्या कहेंगे? इसोफिगस कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इस नली के बाद एक ऐसी संरचना आती है इस प्रकार से, कुछ जे जैसा यहाँ पे क्या हो रहा है? बन रहा है। ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? स्टमक इसे कहते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे? आमाशय भी कहते हैं। आमाशय के बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गन आता है उसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत के बाद हमारे पास आती है बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद लास्ट हमारे पास क्या आता है? मल द्वार आता है। ठीक है। इन सारे ही ऑर्गन को मिला के हम क्या दे रहे हैं? सबको जब हमने एक ही नाम दिया, क्या नाम दिया? एलिमेंट्री कैनाल नाम दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, क्या बात अभी तक हमने की है? हमने कहा है कि जो मनुष्य में पोषण होता है उसके क्या होते हैं? कुछ यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जिसमें हमने कहा कि पोषण में क्या आता है? भोजन ग्रहण करने की विधि और पाचन वहाँ पे आता है। उसके द्वारा पाचन के बाद क्या होगा? पाचित भोजन से ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा का उपयोग होगा, इसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पोषण कह दे रहे हैं। तो पोषण को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाचन को समझना पड़ेगा कि मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। हमने कहा पाचन को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा पाचन में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। ठीक है, आप कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि वो चीजें यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। जैसे कि आपको सफाई करनी है, आपको अपने घर में सफाई करनी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप झाड़ू लेकर के आते हैं। आपको पोछा वहाँ पे लगाना है तो पोछा पानी आप लेके आएंगे एक बाल्टी में भर करके। तो क्या कर रहे हैं? आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। सेम आपने खाना बनाया, आपको रोटी और सब्जी बनानी है, तो आप क्या करेंगे? कच्ची सब्जी को लेकर के आए, आटा लेकर के आए, और जितने भी मसाले सब्जी में पड़ने थे आपने सबको इकट्ठा किया, उनके बारे में जाना, तभी आप सब्जी बना पाएंगे। ठीक है। पहले क्या करना है? अगर आपको सब्जी बनाना सीखना है, अगर आप पहली बार सीख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? आपको बताया जाता है सब्जी का नाम कि ये सब्जी है, ये सब्जी में कौन कौन से मसाले पड़ेंगे, उसका प्रोसेस आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले आपको कच्ची सामग्री के बारे में बताया जाता है, तब आप वहाँ पे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। तो पाचन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पाचक अंगों के बारे में समझना पड़ेगा कि पाचक अंग कौन कौन से होते हैं। क्योंकि जब आपने देख लिया है मुख गुहा के बाद भोजन नली आती है, आपको इतना पता है, तो अब आपने, जब हमने कहा कि अब जो हमारी मुख है, हमारे मुख में भोजन का पाचन हो गया है, हमने जब खाने को निगला तो भोजन कहाँ गया? आपने कहा भोजन नली, क्योंकि आपको ये पता था कि मुख गुहा के बाद क्या आ रही है? भोजन नली आ रही है। हमने कहा भोजन नली के बाद भोजन कहाँ गया? आपने कहा आमाशय, क्योंकि आपको क्या पता था? भोजन नली के बाद आमाशय आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आपको क्या करना है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम अच्छे से पढ़ना है, उसे बनाना है और उसकी लेवलिंग करनी है। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना यहाँ पे जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है और उसे वहाँ पे लेवल भी करना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया को समझेंगे, अलग अलग स्टेप्स को वहाँ पे जानेंगे कि किस स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।